नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एसजे कोचिंग सेंटर पर। मैं हूं सूरज कुमार बस्ती, उत्तर प्रदेश से। अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 की तैयारी जितने भी बच्चे कर रहे हैं उनके लिए बच्चों आज के इस क्लास में विज्ञान के 60 बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं। इन सभी प्रश्नों को बच्चों जरूर तैयार करके आप लोग एग्जाम हॉल में जाइएगा। और इसके साथ साथ मैंने अपने चैनल पे अटल आवासीय विद्यालय के लिए जितने विज्ञान के क्वेश्चन डाले हैं, वीडियो डाले हैं, उन सभी वीडियो को आप जरूर देखिएगा। इसी में से ही क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए इसके बाद अभी विज्ञान के 6-7 वीडियो और आप लोग को मिलेगा जब तक कि आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता। लेकिन अभी मैं विज्ञान के 6-7 वीडियो को अभी रोकूंगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में मैथ के और हिंदी के और इंग्लिश के क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। ये जो 6-7 वीडियो है ये आप लोग को एग्जाम तक देखने को मिल जाएगा, अर्थात 8 मार्च तक। ठीक है, इसके साथ साथ जो मैथ के और इंग्लिश हिंदी के क्वेश्चन कराए जाएंगे, इन सभी क्वेश्चन को जरूर तैयार करते चलिए। आपका अटल आवासीय विद्यालय में एडमिशन होने से कोई नहीं रोक सकता है बच्चों। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। तो चलें इस क्लास को शुरू करते हैं। सवाल है, मछली के यकृत यानी लिवर के तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसके लिए विकल्प है विकल्प 1 विटामिन सी, विकल्प 2 विटामिन ए और डी, विकल्प 3 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या फिर विकल्प 4 विटामिन के। पोषण विज्ञान के नजरिए से ये एक अहम कॉन्सेप्ट है। इसका सही उत्तर है विकल्प 2 विटामिन ए और डी। अच्छा। असल में मछलियां समुद्र या नदियों में भारी मात्रा में प्लैंकटन खाती हैं। इन प्लैंकटन में मौजूद तत्व मछलियों के लिवर में जाकर विटामिन ए और डी के रूप में जमा हो जाते हैं। अगर रोजमर्रा की जिंदगी में देखा जाए तो मेडिकल स्टोर में मिलने वाली सुनहरे रंग की कॉड लिवर ऑयल की कैप्सूल इसका सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण है। हड्डियों की मजबूती और आंखों की रोशनी के लिए अक्सर इसे लेने की सलाह दी जाती है। आंखों की रोशनी का जिक्र आते ही ना स्रोत का आधा हिस्सा बिल्कुल सटीक बैठता है। दूसरा सवाल है, रतौंधी जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इसके विकल्प है विकल्प ए विटामिन ए, विकल्प 2 विटामिन बी, विकल्प 3 विटामिन सी या विकल्प 4 विटामिन डी। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में बचपन से ही काफी कुछ सुनने को मिलता है। जी हाँ, बचपन की वो कहानियां बिल्कुल वैज्ञानिक थीं। इस सवाल का सही उत्तर है विकल्प ए विटामिन ए। इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि आंखों के रेटिना को कम रोशनी या अंधेरे में देखने के लिए खास पिगमेंट की जरूरत होती है। वो पिगमेंट शरीर में विटामिन ए की मदद से ही बनता है। जब शरीर में इस विटामिन की कमी होती है तो अंधेरे में देखना मुश्किल हो जाता है। घर के बड़े बुजुर्ग जो हमेशा गाजर, पपीता और हरी सब्जियां खाने पर जोर देते हैं ना, वो इसी विटामिन ए की कमी को दूर करने का एक प्राकृतिक उदाहरण है। बिल्कुल। शरीर के पोषण की बात तो हो गई, लेकिन अब जरा उस प्रक्रिया पर नजर डालते हैं जहां से हमारा असली पोषण यानी भोजन आता है। मेरा मतलब है कृषि। खेती में सबसे पहली चुनौती पानी की होती है। तो तीसरा सवाल है, जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए सिंचाई की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? विकल्प है विकल्प 1 छिड़काव तंत्र, विकल्प 2 ड्रिप तंत्र, विकल्प 3 रहट या विकल्प 4 चेन पंप। पानी की कमी वाले इलाकों में पारंपरिक तरीके काम नहीं आते, इसलिए सही उत्तर है विकल्प 2 ड्रिप तंत्र, जिसे ड्रिप इरिगेशन भी कहते हैं। ड्रिप इरिगेशन सही। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही प्रभावी है। इस विधि में पाइपों का एक जाल बिछाया जाता है और पानी सीधा पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके गिरता है। इससे पानी भाप बनकर उड़ता नहीं है और एक बूंद भी बर्बाद नहीं होती। इसे समझने के लिए अस्पताल का उदाहरण लिया जा सकता है, जैसे बीमार होने पर सीधा नस में ड्रिप लगाई जाती है ताकि दवा सीधे शरीर में जाए। वैसे ही पौधों को सीधा जड़ों में पानी दिया जाता है। ये तुलना तो स्थिति को एकदम स्पष्ट कर देती है, लेकिन जमीन हमेशा एक जैसी नहीं होती। इसी से जुड़ा चौथा सवाल है, असमतल भूमि यानी ऊबड़ खाबड़ जमीन पर सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? विकल्प है विकल्प 1 ड्रिप तंत्र, विकल्प 2 छिड़काव तंत्र, विकल्प 3 नहर सिंचाई या विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। ऊबड़ खाबड़ जमीन पर नहर का पानी तो शायद एक ही जगह इकट्ठा हो जाएगा। ये एकदम तार्किक विश्लेषण है। ढलान होने पर पानी गड्ढों में भर जाएगा और ऊंचे हिस्से सूखे रह जाएंगे।
इसीलिए यहां सही उत्तर है विकल्प 2, छिड़काव तंत्र यानी स्प्रिंकलर सिस्टम। अच्छा, फव्वारे वाला सिस्टम। बिल्कुल, इसमें पाइप के ऊपर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं जो बारिश की तरह पानी का छिड़काव करते हैं। इस तरह ऊबड़ खाबड़ जमीन के हर हिस्से को बराबर पानी मिल जाता है। गोल्फ कोर्स या बड़े पार्कों में जो घूमने वाले फव्वारे लगे होते हैं और हर तरफ पानी फेंकते हैं, वो इसी छिड़काव तंत्र का एक शानदार उदाहरण है। सिंचाई के बाद खेतों में एक बड़ी समस्या उन पौधों की होती है जिन्हें कोई बोता नहीं है। स्रोत में दी गई अगली जानकारी इसी अनचाहे मेहमान यानी खरपतवार से जुड़ी है। तो 5वां सवाल है, खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विकल्प दिए गए हैं। विकल्प 1 कटाई, विकल्प 2 निराई, विकल्प 3 मड़ाई या विकल्प 4 बुआई। मुख्य फसल के साथ जो जंगली पौधे उगाते हैं उन्हें हटाना ही निराई कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में वीडिंग कहते हैं। इसलिए विकल्प 2 निराई इसका सही उत्तर है। निराई। अगर इन जंगली पौधों को नहीं हटाया गया तो ये मिट्टी से सारा पोषण खींच लेंगे और मुख्य फसल कमजोर रह जाएगी। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अगर गुलाब के गमले में कोई फालतू घास उगाए तो उसे हाथ से उखाड़ के फेंक दिया जाता है ताकि गुलाब का पौधा अच्छे से बढ़ सके। खेतों में यही काम बड़े पैमाने पर होता है। इस निराई को रसायनों से भी किया जाता है। इसी से जुड़ा छठा सवाल है, खरपतवार नाशी यानी वीडिसाइड के छिड़काव का सबसे सही समय कौन सा है? विकल्प है विकल्प 1 फूल और बीज बनने से पहले, विकल्प 2 फसल कटने के बाद, विकल्प 3 बीज बनने के बाद या विकल्प 4 कभी भी। ये तो काफी तकनीकी निर्णय मालूम पड़ता है। ये खेती के सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक निर्णयों में से एक है। सही उत्तर है विकल्प 1 फूल और बीज बनने से पहले। ऐसा क्यों? इसका कारण बहुत सीधा है। अगर खरपतवार के पौधों में एक बार फूल या बीज बन गए तो वो बीज हवा या पानी के जरिए पूरे खेत में फैल जाएंगे। फिर उस खरपतवार का पूरा वंश खेत में कब्जा कर लेगा। इसलिए उन्हें बीज बनने से पहले ही मारना पड़ता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बीमारी के शुरुआती लक्षण दिखते ही दवा देकर उसे रोक देना चाहिए ताकि वो शरीर में फैल न सके। बीमारियों से बचाव के बाद अब जीव विज्ञान की तरफ रुख करते हैं। पौधों के विकास का तरीका भी बेहद रोचक है। 7वां सवाल अदरक को लेकर है। अदरक में कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस भाग से होता है? विकल्प है विकल्प 1 पत्ती, विकल्प 2 जड़, विकल्प 3 तना जिसे प्रकंद भी कहते हैं, या विकल्प 4 बीज। आमतौर पर जमीन के नीचे उगने वाली चीजों को जड़ ही मान लिया जाता है। यही विज्ञान का सबसे बड़ा भ्रम है जिसे दूर करना जरूरी है। अदरक एक जड़ नहीं है। इसका सही जवाब है विकल्प 3 तना, जिसे विज्ञान की भाषा में प्रकंद या राइजोम कहा जाता है। अरे वाह, ये तना है? जी हाँ, असल में ये एक मॉडिफाइड तना है जो भोजन जमा करके जमीन के नीचे मोटा हो जाता है। अगर रसोई में रखे पुराने अदरक को ध्यान से देखा जाए तो उसमें से हरे रंग के छोटे छोटे अंकुर निकलते हुए दिखाई देते हैं। वे अंकुर इसी तने से नए पौधे के जन्म लेने का जीता जागता उदाहरण है। रसोई का विज्ञान यहीं खत्म नहीं होता। 8वां सवाल आलू के बारे में है। आलू के पौधे का कौन सा भाग नए पौधे को जन्म देता है? विकल्प है विकल्प 1 फल, विकल्प 2 आंख जिसे कलिका भी कहते हैं, विकल्प 3 फूल या विकल्प 4 जड़। ये भी अदरक की ही तरह जमीन के नीचे उगता है। और आलू भी एक प्रकार का तना ही है। इस सवाल का सही उत्तर है विकल्प 2 आंख या कलिका, जिसे अंग्रेजी में बड कहते हैं। आलू की आंखें? बिल्कुल, आलू की सतह पर मौजूद छोटे छोटे गड्ढे ही उसकी आंखें कहलाते हैं। इन्हीं गड्ढों में से नई कोम्पल फूटती है। बहुत दिनों तक टोकरी में आलू रखे रहने पर उनमें से जो सफेद या हरे रंग के रेशे निकलने लगते हैं, वो असल में यही कलिकाएं होती हैं जो एक नए पौधे में विकसित होने की कोशिश कर रही होती हैं। अब वापस मिट्टी की सेहत पर लौटते हैं। अच्छी फसल के लिए मिट्टी का उपजाऊ होना जरूरी है। तो 9वां सवाल है, जैविक खाद यानी ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? विकल्प है विकल्प 1 यह मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ाती है, विकल्प 2 यह मिट्टी को ह्यूमस नहीं देती, विकल्प 3 रसायनों से भरपूर होती है, या विकल्प 4 प्रदूषण फैलाती है। जैविक खाद के फायदों को नकारा नहीं जा सकता। इसका सही उत्तर है विकल्प 1 यह मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ाती है। जल धारण क्षमता। जैविक खाद जैसे गाय का गोबर या केचुआ खाद मिट्टी की संरचना को पूरी तरह बदल देती है। यह मिट्टी को भुरभुरा और स्पंज जैसा बना देती है। और जैसे एक स्पंज काफी सारा पानी सोख कर रख सकता है, वैसे ही यह खाद मिट्टी में पानी को लंबे समय तक टिकाकर रखती है। सूखी मिट्टी में गोबर की खाद मिलाने से उसका नमी सोखना
इसका बेहतरीन उदाहरण है। मिट्टी की इस ताकत को बनाए रखने के लिए 10वां सवाल है, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? विकल्प है विकल्प 1 कीटनाशक, विकल्प 2 खरपतवारनाशी, विकल्प 3 खाद और उर्वरक या विकल्प 4 केवल पानी। लगातार खेती करने से जमीन की ताकत कम होना स्वाभाविक है, इसलिए सही जवाब है विकल्प 3 खाद और उर्वरक। तो मतलब पोषण वापस डालना पड़ता है। जी, बार बार फसल उगाने से मिट्टी के पोषक तत्व कम हो जाते हैं, जिन्हें वापस डालने के लिए इनकी जरूरत होती है। इसे ऐसे समझें जैसे इंसान को लगातार काम करने के लिए खाने और विटामिन की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही मिट्टी को अपनी ऊर्जा आपस पाने के लिए खाद की जरूरत होती है। मिट्टी तैयार होने और फसल उगने के बाद कटाई का समय आता है, तो 11वां सवाल इसी से जुड़ा है। कटी हुई फसल से दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विकल्प है विकल्प 1 थ्रेशिंग, विकल्प 2 जुताई, विकल्प 3 बुवाई या विकल्प 4 निराई। इस प्रक्रिया को थ्रेशिंग कहा जाता है, इसलिए सही उत्तर विकल्प 1 है। थ्रेशिंग जब फसल पककर कट जाती है तो दानों को पौधों की बालियों से अलग करना होता है। अनाज के कठोर दानों को पीटकर या मशीन से बाहर निकाला जाता है। खेतों में चलने वाली थ्रेशर मशीन या किसान द्वारा फसल के गट्ठर को पत्थर पर पीटना इसी का उदाहरण है। दाने तो निकल आए, लेकिन उनके साथ भूसा बाकी रहता है। तो 12वां सवाल है, हवा के झोंकों का उपयोग करके दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? विकल्प है विकल्प 1 थ्रेशिंग, विकल्प 2 विनोइंग या फटकना, विकल्प 3 कटाई या विकल्प 4 भंडारण। इसका सही उत्तर है विकल्प 2 विनोइंग, जिसे फटकना भी कहते हैं। हवा का इस्तेमाल करना काफी स्मार्ट तरीका है। बिल्कुल, दाने भारी होते हैं और भूसा हल्का। जब अनाज को ऊंचाई से गिराया जाता है तो हवा भूसे को दूर उड़ा ले जाती है और भारी दाने सीधे नीचे गिरते हैं। घरों में सूप या छाछ से चावल या दाल फटक कर साफ करना इसी विनोइंग का एक घरेलू रूप है। खेती के चक्र से निकलकर अब बीजों के रहस्य को समझते हैं। 13वां सवाल है, बीजों के अंकुरण यानी जर्मिनेशन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? विकल्प है विकल्प 1 केवल धूप, विकल्प 2 नमी, विकल्प 3 अत्यधिक ठंड या विकल्प 4 सूखा वातावरण। बीज एक तरह से सुप्त या सोए हुए होते हैं। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प 2 नमी। नमी यानी मॉइस्चर। जी, बीज तब तक सोए रहते हैं जब तक उन्हें पानी नहीं मिलता। पानी मिलने पर ही अंदर का जीवन सक्रिय होता है। रसोई के डिब्बे में रखे सूखे चने कभी नहीं उगते, लेकिन रात भर पानी में भिगोकर गीले कपड़े में बांधने पर वो अंकुरित हो जाते हैं। ये जीवन शुरू होने का अद्भुत नजारा है। 14वां सवाल है, पौधे पोषक तत्वों का अवशोषण मुख्य रूप से किस अवस्था में करते हैं? विकल्प है विकल्प 1 ठोस अवस्था, विकल्प 2 गैसीय अवस्था, विकल्प 3 घुली हुई अवस्था या विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। पौधों के पास दांत तो होते नहीं, इसलिए सही उत्तर है विकल्प 3 घुली हुई अवस्था। मतलब लिक्विड फॉर्म में। हाँ, एक विलयन के रूप में। उनकी जड़ें मिट्टी से पोषक तत्वों को पानी में घुले हुए सूप की तरह पीती हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हम तुरंत ऊर्जा के लिए सूखी चीनी फांकने के बजाय उसे पानी में घोलकर शरबत पीते हैं, पौधे भी अपना भोजन ऐसे ही लेते हैं। शरबत वाली तुलना इसे हमेशा याद रखने लायक बना देती है। 15वां सवाल रसायनों के बारे में है। उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग का क्या परिणाम होता है? विकल्प है विकल्प 1 मिट्टी की उर्वरता हमेशा बढ़ती है, विकल्प 2 जल प्रदूषण और मिट्टी की गुणवत्ता में कमी, विकल्प 3 फसल की वृद्धि रुक जाती है या विकल्प 4 ह्यूमस बढ़ जाता है। इस सवाल का सही उत्तर है विकल्प 2 जल प्रदूषण और मिट्टी की गुणवत्ता में कमी। ज्यादा रसायन नुकसानदायक हैं। बिल्कुल, रसायनों की अधिकता मिट्टी के मित्र कीटों को मार देती है और बारिश में बहकर नदियों को जहरीला बनाती है। जैसे बहुत ज्यादा विटामिन की गोलियां खाना फायदे की जगह शरीर को नुकसान पहुंचाता है, वैसे ही बहुत ज्यादा उर्वरक मिट्टी को खराब कर देते हैं। अब 16वां सवाल भी उर्वरकों पर ही है। एनपीके उर्वरक में कौन से तत्व होते हैं? विकल्प है विकल्प 1 नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, विकल्प 2 नाइट्रोजन प्रोटीन कैल्शियम, विकल्प 3 सोडियम पोटेशियम कार्बन या विकल्प 4 नियॉन फॉस्फोरस केलकर। विज्ञान में पोटेशियम का प्रतीक के होता है, इसलिए सही उत्तर है विकल्प 1 नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम।
अच्छा, के से पोटेशियम। जी, ये तीनों पौधों के विकास यानी पत्तियां, जड़ें और फल इनके लिए सबसे जरूरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। जैसे इंसानी शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जरूरी हैं, पौधों के लिए एनपीके जरूरी है। 17वां सवाल खेती की शुरुआत से जुड़ा है। मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विकल्प है विकल्प 1 सिंचाई, विकल्प 2 जुताई, विकल्प 3 बुआई या विकल्प 4 कटाई। जमीन को नरम करना खेती का पहला कदम है। सही जवाब है विकल्प 2 जुताई। मिट्टी को पोला करना। हाँ, मिट्टी को ढीला करने से जड़ें गहराई तक जा सकती हैं और आसानी से सांस ले सकती हैं। जैसे हम घर में गमले की मिट्टी को खुरपी से ऊपर नीचे करके गुड़ाई करते हैं, ये जुताई का ही छोटा रूप है। 18वां सवाल इसी पारंपरिक तरीके पर है। जुताई के लिए पारंपरिक रूप से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विकल्प है विकल्प 1 कुदाल, विकल्प 2 हल, विकल्प 3 सीड ड्रिल या विकल्प 4 स्प्रिंकलर। सदियों से खेती का सबसे बड़ा प्रतीक हल ही रहा है। सही उत्तर है विकल्प 2 हल। बैलों वाला हल। बिल्कुल, सदियों से किसान जानवरों की मदद से लकड़ी या लोहे के हल से जमीन चीरते आए हैं। गांव में बैल की जोड़ी के पीछे जुड़ा हुआ पारंपरिक हल इसका सबसे सशक्त उदाहरण है। 19वां सवाल मौसम से जुड़ा है। भारत में खरीफ फसलों की बुवाई किन महीनों में की जाती है? विकल्प है विकल्प 1 जून से सितंबर, विकल्प 2 अक्टूबर से मार्च, विकल्प 3 जनवरी से मई या विकल्प 4 अप्रैल से जुलाई। खरीफ और मानसून एक दूसरे से जुड़े हैं। सही जवाब है विकल्प 1 जून से सितंबर। बारिश का मौसम। जी, ये मानसून की फसलें हैं जिन्हें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, इसलिए बारिश के मौसम में बोई जाती हैं। धान यानी चावल की खेती इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है, जिसे पानी से भरे खेतों की जरूरत होती है। 20वां सवाल सर्दियों की खेती पर है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? विकल्प है विकल्प 1 धान, विकल्प 2 मक्का, विकल्प 3 गेहूं या विकल्प 4 कपास। रबी सर्दियों की फसलें हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प 3 गेहूं। गेहूं सर्दियों में बोया जाता है। हाँ, इन्हें उगने के लिए ठंडा मौसम और कम पानी चाहिए होता है। अक्टूबर-नवंबर में बोया जाने वाला गेहूं, जिसकी कटाई बैसाखी यानी अप्रैल के समय होती है, ये रबी फसल का मुख्य उदाहरण है। 21वां सवाल बुवाई की तकनीक पर है। सीड ड्रिल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? विकल्प है विकल्प 1 खरपतवार हटाने, विकल्प 2 बीजों की बुवाई के लिए, विकल्प 3 सिंचाई के लिए या विकल्प 4 फसल काटने के लिए। नाम से ही पता चलता है। सही जवाब है विकल्प 2 बीजों की बुआई के लिए। ये तो मशीन होती है ना? जी, ये ट्रैक्टर से जुड़ी एक मशीन है जो मिट्टी में छेद करके बीजों को गिराती है और मिट्टी से ढकती जाती है। एक मशीन जो एक साथ कई लाइनों में बीज बो देती है, जिससे किसान का समय बचता है। 22वां सवाल इसी मशीन के फायदे पर है। सीड ड्रिल के उपयोग का मुख्य लाभ क्या है? विकल्प है विकल्प 1 ये सस्ता है, विकल्प 2 बीज समान दूरी और गहराई पर बोए जाते हैं, विकल्प 3 पानी नहीं चाहिए या विकल्प 4 खाद अपने आप डालता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है विकल्प 2 बीज समान दूरी और गहराई पर बोए जाते हैं। दूरी समान होना क्यों जरूरी है? इससे हर पौधे को बढ़ने के लिए बराबर जगह, धूप और पोषण मिलता है और पक्षी बीज को खा नहीं पाते। जैसे क्लासरूम में बच्चों को बराबर दूरी पर बिठाना ताकि सब आराम से पढ़ सकें। 23वां सवाल वापस खरपतवार पर है। खरपतवार फसल के लिए हानिकारक क्यों होते हैं? विकल्प है विकल्प 1 जहरीला बनाते हैं, विकल्प 2 जल, पोषक तत्व और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, विकल्प 3 फसल को छोटा रखते हैं या विकल्प 4 मिट्टी कठोर बनाते हैं। जमीन के पास सीमित पोषण होता है। सही जवाब है विकल्प 2 जल, पोषक तत्व और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। मतलब वो मुख्य फसल का हिस्सा छीन लेते हैं। एकदम सही। एक ही जगह पर ज्यादा पौधे होंगे तो मुख्य फसल के हिस्से का खाना और पानी जंगली घास पी जाएगी। जैसे आपकी थाली का खाना कोई बिन बुलाए मेहमान खा जाए। 24वां सवाल एक अच्छे जीवाणु के बारे में है। फलीदार पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? विकल्प 1 है राइजोबियम, और यहाँ नोट्स में राइजोबियम की 2 अलग स्पेलिंग लिखी हैं, पर हम इसे राइजोबियम ही पढ़ेंगे। विकल्प 2 लैक्टोबैसिलस, विकल्प 3 यीस्ट या विकल्प 4 वायरस। सही नाम राइजोबियम ही है
और सही उत्तर भी विकल्प 1 राइजोबियम है। ये जीवाणु क्या करता है? ये बैक्टीरिया हवा की नाइट्रोजन को खींचकर मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। ये पौधों के साथ एक दोस्ती यानी सिम्बायोसिस है। दाल और मटर के पौधों की जड़ों में पाई जाने वाली छोटी छोटी गांठें इनका घर होती हैं। 25वां सवाल एक पहेली जैसा है। निम्नलिखित समूह में से विषम यानी ऑड वन आउट को पहचानिए। विकल्प 1 हल, विकल्प 2 कुदाल, विकल्प 3 कल्टीवेटर या विकल्प 4 ट्रैक्टर। ये काफी दिलचस्प है। सही उत्तर है विकल्प 4 ट्रैक्टर। क्योंकि बाकी सब औजार हैं। बिल्कुल। हल, कुदाल और कल्टीवेटर खेती के औजार हैं जिनसे सीधी मिट्टी खोदी जाती है, जबकि ट्रैक्टर एक वाहन या इंजन है जो इन औजारों को खींचता है। जैसे साइकिल, कार, बस और इंजन में से इंजन को अलग चुनना हो। 26वां सवाल कटाई के औजार पर है। फसल पकने के बाद उसे काटने के लिए किस औजार का प्रयोग होता है? विकल्प है विकल्प 1 हसिया, विकल्प 2 खुरपी, विकल्प 3 हल या विकल्प 4 कुल्हाड़ी। सही उत्तर है विकल्प 1 हसिया, जिसे सिकल भी कहते हैं। चांद के आकार वाला औजार। जी हाँ, इसका घुमावदार आकार और दांतेदार किनारा पौधों के तनों को एक साथ पकड़कर काटने में बहुत प्रभावी होता है। गांव में फसल कटाई के दौरान किसानों के हाथ में यही दिखता है। 27वां सवाल भंडारण पर है। अनाज के भंडारण से पहले उसे धूप में क्यों सुखाया जाता है? विकल्प है विकल्प 1 स्वाद बढ़ाने, विकल्प 2 नमी कम करने के लिए, विकल्प 3 रंग बदलने या विकल्प 4 वजन बढ़ाने। सही जवाब है विकल्प 2 नमी कम करने के लिए। नमी से नुकसान होता है क्या? बहुत ज्यादा। ताजे अनाज में पानी होता है। अगर उसे सीधे बोरियों में भर दिया जाए तो बैक्टीरिया और फफूंदी लग जाएगी। जैसे गीले कपड़ों को अलमारी में रखने से उनमें बदबू और फफूंदी लग जाती है, अनाज भी वैसे ही खराब हो जाएगा। 28वां सवाल एक पुराने नुस्खे पर है। घरों में अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए किस पेड़ की सूखी पत्तियों का उपयोग होता है? विकल्प है विकल्प 1 आम, विकल्प 2 पीपल, विकल्प 3 नीम या विकल्प 4 अमरूद। प्रकृति के कीटनाशक के रूप में। सही उत्तर है विकल्प 3 नीम। दादी नानी का नुस्खा। बिल्कुल। नीम की पत्तियों में प्राकृतिक कीटनाशक गुण होते हैं जो बिना कोई रसायन मिलाए अनाज को कीड़ों से सुरक्षित रखते हैं। पुराने समय में चावल या गेहूं के ड्रम में सूखी नीम की पत्तियां डाली जाती थीं। 29वां सवाल भूमिगत जल पर है। भूमिगत जल का पुनर्भरण मुख्य रूप से कैसे होता है? विकल्प है विकल्प 1 वर्षा जल से, विकल्प 2 कारखानों के पानी से, विकल्प 3 समुद्र से या विकल्प 4 वाष्पीकरण से। प्रकृति का यह तरीका बहुत विशाल है। सही उत्तर है विकल्प 1 वर्षा जल से। बारिश का पानी जमीन में जाता है। जी, बारिश का पानी मिट्टी के छिद्रों से रिसकर जमीन के नीचे की चट्टानों में जमा हो जाता है, जिसे हम बोरवेल या कुएं से निकालते हैं। ये एक बड़े प्राकृतिक वाटर फिल्टर और स्टोरेज टैंक की तरह काम करता है। और अब हम 30वें और आखिरी सवाल पर आ गए हैं। धान की फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे उपयुक्त है? विकल्प है विकल्प 1 रेतीली मिट्टी, विकल्प 2 चिकनी मिट्टी, विकल्प 3 पथरीली मिट्टी या विकल्प 4 बंजर मिट्टी। धान को बहुत पानी चाहिए होता है, इसलिए सही उत्तर है विकल्प 2 चिकनी मिट्टी। ये पानी को रोककर रखती है। एकदम सही। धान को ऐसे खेत चाहिए जिनमें हफ्तों तक पानी भरा रहे। चिकनी मिट्टी के कण बहुत बारीक होते हैं जो पानी को नीचे रिसने नहीं देते। कुम्हार जो मिट्टी बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल करता है, वही पानी रोकने में सबसे माहिर होती है। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। पहला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शंस हैं ए जे थॉमसन, बी जेम्स चैडविक, सी रदरफोर्ड या डी नील्स बोर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जेम्स चैडविक। देखिए, परमाणु के अंदर ना छोटे छोटे कण होते हैं। 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है, यानी वो न्यूट्रल होता है। बिल्कुल। ठीक है, दूसरा प्रश्न पढ़ता हूं। परमाणु के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं? विकल्प हैं ए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सी केवल इलेक्ट्रॉन या डी न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारा सौरमंडल है, सूर्य केंद्र में है और ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। वैसे ही नाभिक परमाणु का केंद्र है जहां भारी कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सुरक्षित रहते हैं
और हल्के इलेक्ट्रॉन्स बाहर चक्कर लगाते हैं। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। सोडियम जिसके साथ 11 और 23 लिखा है, तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? ऑप्शंस हैं ए 11, बी 12, सी 23 या डी 34। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 12। 12 कैसे? बहुत सिंपल है। न्यूट्रॉन निकालने का एक सूत्र होता है, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। तो यहाँ मास है 23 और एटॉमिक नंबर है 11। 23 में से 11 घटाएंगे तो 12 आएगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही सीधा गणित था। हाँ बिल्कुल। चलिए चौथा प्रश्न। एक तत्व की परमाणु संख्या 20 और द्रव्यमान संख्या 40 है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस है ए 20, बी 40, सी 60 या डी 10। सही उत्तर है ऑप्शन ए 20। देखिए, किसी भी सामान्य तत्व में जो उसकी परमाणु संख्या होती है ना, वही उसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है। यहाँ मास नंबर 40 सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। अच्छा, मतलब एटॉमिक नंबर 20 है तो इलेक्ट्रॉन भी 20 ही होंगे। एकदम सही पकड़े। तो अब पांचवा प्रश्न। वह प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ बिना द्रव बने सीधे गैस में बदल जाता है कहलाती है? ए वाष्पन, बी ऊर्ध्वापातन, सी संघनन या डी गलन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऊर्ध्वपातन, जिसे अंग्रेजी में सब्लिमेशन कहते हैं। जी। आमतौर पर हम देखते हैं कि बर्फ पहले पानी बनती है, फिर भाप, लेकिन ऊर्ध्वपातन में ठोस सीधा गैस बन जाता है, जैसे घर में पूजा में इस्तेमाल होने वाला कपूर। बिल्कुल, कपूर जलाते ही सीधा धुएं में बदल जाता है। हाँ। चलिए अब अगले हिस्से पर आते हैं। छठा प्रश्न। जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट केल्विन पैमाने पर कितना होता है? ए 100 केल्विन, बी 273 केल्विन, सी 373 केल्विन या डी 0 केल्विन। सही उत्तर है ऑप्शन सी 373 केल्विन। देखिए, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए बस उसमें 273 जोड़ना होता है। तो 100 प्लस 273 हुआ 373। सिंपल है। सातवां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? ऑप्शंस हैं ए पानी, बी हवा, सी सोना या डी संगमरमर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सोना। सोना क्यों? क्योंकि तत्व या एलिमेंट वो होता है जो सिर्फ एक ही तरह के परमाणुओं से बना हो। पानी और संगमरमर यौगिक है, हवा एक मिश्रण है, लेकिन सोना बिल्कुल शुद्ध तत्व है। समझ गया। आठवां प्रश्न। बारूद यानी गन पाउडर किसका उदाहरण है? ए यौगिक, बी मिश्रण, सी तत्व या डी तरल। इसका उत्तर है ऑप्शन बी मिश्रण। ओके। बारूद को अलग अलग रसायनों को सिर्फ मिलाकर बनाया जाता है। उनके बीच कोई केमिकल बॉन्ड या रासायनिक बंधन नहीं होता, इसलिए वो यौगिक नहीं बल्कि मिश्रण है। बिल्कुल। 9वां प्रश्न देखते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का लगभग कितना गुना होता है? ए 200 गुना, बी 1837 गुना, सी बराबर या डी आधा। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1837 गुना। बाप रे, इतना ज्यादा? हाँ, इलेक्ट्रॉन वास्तव में बहुत ही हल्के होते हैं, जबकि प्रोटॉन उनके मुकाबले बहुत भारी होते हैं। चलिए 10वां प्रश्न। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है कहलाता है? ए अणु, बी परमाणु, सी यौगिक या डी मिश्रण। सही उत्तर है ऑप्शन बी परमाणु। रासायनिक अभिक्रियाओं में ना परमाणु ही वो असली ईंटें हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ती या टूटती हैं, अणु नहीं। बहुत खूब। अब 11वां प्रश्न। लोहे की कील और लकड़ी के बुरादे के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं ए वाष्पन, बी चुंबकीय पृथक्करण, सी निथारना या डी छानना। इसका तो नाम से ही पता चल रहा है। सही उत्तर है ऑप्शन बी चुंबकीय पृथक्करण। बिल्कुल, चुंबक से। हाँ, चुंबक लोहे की कीलों को अपनी तरफ खींच लेता है और लकड़ी का बुरादा वहीं नीचे रह जाता है। बहुत ही आसान तकनीक है। क्या है? ए अधिक तापमान, बी हवा की गति, सी आर्द्रता या डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी आर्द्रता, जिसे हम ह्यूमिडिटी भी कहते हैं। बारिश के मौसम में हवा में पहले से ही बहुत नमी या पानी होता है, इसलिए वो कपड़ों का पानी जल्दी नहीं सोख पाती। जैसे एक भरा हुआ स्पंज और पानी नहीं सोख सकता। एकदम सही। 13वां प्रश्न। मैग्नीशियम आयन जिसके ऊपर 2+ लिखा है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि परमाणु संख्या 12 है? ए 12, बी 14, सी 10
या डी 24? ये थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन सही उत्तर है ऑप्शन सी 10। 12 से 10 कैसे हो गए? क्योंकि यहाँ 2+ लिखा है। 2+ का मतलब है कि उसने अपने 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए हैं, तो 12 में से 2 गए, बचे 10। अच्छा, मतलब प्लस है तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे। बिल्कुल। 14वां प्रश्न, वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होती है कहलाते हैं? ए समस्थानिक, बी संभारिक, सी समावयवी या डी समन्यूट्रॉन? उत्तर है ऑप्शन बी संभारिक। ओके, शब्दों पर ध्यान दें तो सम मतलब समान और भार मतलब द्रव्यमान या वजन। जिनका द्रव्यमान समान हो वे संभारिक यानी आइसोबार्स कहलाते हैं। 15वां प्रश्न, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? ए भौतिक परिवर्तन, बी रासायनिक परिवर्तन, सी दोनों या डी कोई नहीं? सही उत्तर है ऑप्शन बी रासायनिक परिवर्तन। हम्म, जंग लगने के बाद लोहे पर एक बिल्कुल नया पदार्थ बन जाता है बिल्कुल। और आप उस भूरे जंग से वापस नया जैसा साफ लोहा नहीं बना सकते। जो पलट ना सके वो रासायनिक परिवर्तन है। बिल्कुल सही कहा। चलिए, अब आधा पेपर हो चुका है। 16वां प्रश्न देखते हैं। सोडा वाटर में गैस की घुलनशीलता दाब बढ़ाने पर ए घटती है, बी बढ़ती है, सी समान रहती है या डी शून्य हो जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी बढ़ती है। कोल्ड ड्रिंक वाला कॉन्सेप्ट। एकदम। कोल्ड ड्रिंक की बोतल में गैस को दबाव डालकर ही भरा जाता है। जितना ज्यादा दबाव होगा उतनी ही ज्यादा गैस पानी में घुलेगी। 17वां प्रश्न, नेल पॉलिश हटाने के लिए किस द्रव का उपयोग किया जाता है? ए जल, बी एसीटोन, सी सिरका या डी तेल? सही उत्तर है ऑप्शन बी एसीटोन। ओके, नेल पॉलिश पानी से तो छूटती नहीं है क्योंकि जल सही विलायक नहीं है। एसीटोन एक बेहतरीन सॉल्वेंट है जो नेल पॉलिश के रसायनों को आसानी से घोलकर साफ कर देता है। 18वां प्रश्न, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? ए तांबा और जस्ता, बी तांबा और टिन, सी लोहा और कार्बन या डी एल्यूमिनियम और तांबा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तांबा और जस्ता, जिसे कॉपर और जिंक भी कहते हैं। जी, पीतल एक मिश्र धातु है यानी अलॉय है। परीक्षा के नजरिए से इन दोनों धातुओं का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। 19वां प्रश्न, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? ए एम्पियर, बी कूलाम, सी जूल या डी वोल्ट? सही उत्तर है ऑप्शन बी कूलाम। या आवेश को नापने की मानक इकाई कूलाम होती है। 20वां प्रश्न लेते हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए एसिटिक अम्ल, बी लैक्टिक अम्ल, सी फॉर्मिक अम्ल या डी सिट्रिक अम्ल? सही उत्तर है ऑप्शन सी फॉर्मिक अम्ल। जिससे बहुत जलन होती है। हाँ बिल्कुल, जब चींटी काटती है तो वो यही फॉर्मिक अम्ल हमारी त्वचा में छोड़ देती है और इसी के कारण हमें तेज जलन और दर्द होता है। 21वां प्रश्न, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ए सोडियम, बी पारा, सी लोहा या डी एल्यूमिनियम? सही उत्तर है ऑप्शन बी पारा, जिसे मरकरी भी कहते हैं। आमतौर पर धातुएं ठोस और कठोर होती हैं, लेकिन पारा इसका सबसे बड़ा अपवाद है। ये तरल होता है, इसीलिए इसे थर्मोमीटर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। 22वां प्रश्न, वह अधातु जो विद्युत की सुचालक है? ए सल्फर, बी ग्रेफाइट, सी आयोडीन या डी हीरा? सही उत्तर है ऑप्शन बी ग्रेफाइट। ये भी एक अपवाद है ना? बिल्कुल, अधातुएं या नॉन मेटल्स करंट पास नहीं करती, लेकिन ग्रेफाइट करती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारी पेंसिल की लीड है जो ग्रेफाइट से बनी होती है। 23वां प्रश्न, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, बी जमी हुई बर्फ, सी ठोस नाइट्रोजन या डी ठोस ऑक्सीजन? सही उत्तर है ऑप्शन ए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये कोई सामान्य पानी वाली बर्फ नहीं है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ठोस रूप है जो बिना पिघले सीधा गैस में बदलता है। ऊर्ध्वपातन का एक और शानदार उदाहरण। 24वां प्रश्न, ओजोन परत हमें किससे बचाती है? ए इंफ्रारेड किरणें, बी पराबैंगनी किरणें, सी एक्स किरणें या डी लेजर किरणें? सही उत्तर है ऑप्शन बी पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज।
कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? ए 2, बी 4, सी 6 या डी 1? सही उत्तर है ऑप्शन बी 4। 4 का मतलब? वैलेंसी या संयोजकता 4 होने का मतलब है कि कार्बन एक साथ 4 अन्य परमाणुओं से जुड़ सकता है। इसी खूबी की वजह से ये लाखों तरह के यौगिक बनाता है और धरती पर जीवन का आधार है। क्या बात है। अब हम आखिरी 5 प्रश्नों पर आ गए हैं। 26वां प्रश्न, परमाणु अविभाज्य है, ये सिद्धांत किसने दिया? ए रदरफोर्ड, बी जॉन डाल्टन, सी चैडविक या डी थॉमसन? सही उत्तर है ऑप्शन बी जॉन डाल्टन। जी, डाल्टन ने सबसे पहले कहा था कि परमाणु को और छोटे हिस्सों में नहीं तोड़ा जा सकता। हालांकि बाद में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन खोजे गए, लेकिन सबसे पहला सिद्धांत डाल्टन का ही था। 27वां प्रश्न, पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? ए पी, बी पीओ, सी के या डी पीटी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी के। पी से शुरू होता है पर प्रतीक के है। जी, बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हैं। इसका नाम पोटेशियम है, लेकिन इसका प्रतीक इसके पुराने लैटिन नाम कैलियम से लिया गया है, इसीलिए ये के है। 28वां प्रश्न, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? ए नाइट्रोजन, बी हीलियम, सी ऑक्सीजन या डी कार्बन डाइऑक्साइड? सही उत्तर है ऑप्शन बी हीलियम। क्योंकि वो हल्की होती है। बिल्कुल, हीलियम हवा से बहुत हल्की होती है, इसीलिए गुब्बारे ऊपर हवा में उड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सुरक्षित भी है क्योंकि ये आग नहीं पकड़ती। 29वां प्रश्न, सिरका यानी विनेगर में मुख्य रूप से क्या होता है? ए एसिटिक एसिड, बी सल्फ्यूरिक एसिड, सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डी नाइट्रिक एसिड? सही उत्तर है ऑप्शन ए एसिटिक एसिड। हम इसे खाने में इस्तेमाल करते हैं ना, भोजन के स्वाद को बढ़ाने और उसे खराब होने से बचाने के लिए इसी एसिटिक एसिड का इस्तेमाल सिरके के रूप में होता है। चलिए अब आज के सत्र का अंतिम प्रश्न, 30वां प्रश्न, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? ए उत्क्रमणीय, बी रासायनिक, सी भौतिक या डी यांत्रिक? सही उत्तर है ऑप्शन बी रासायनिक परिवर्तन। बिल्कुल। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देता है और जैसा कि हमने जंग वाले सवाल में देखा था, एक बार नया पदार्थ बन गया तो आप दही से वापस दूध नहीं बना सकते। एकदम सही। और इसी के साथ हमने पूरे 30 प्रश्नों का सफलता से विश्लेषण कर लिया है। बिल्कुल, और मुझे उम्मीद है कि सभी छात्रों को ये कॉन्सेप्ट्स अब अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। हाँ, क्योंकि हमने देखा कि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जैसे परमाणु, रासायनिक परिवर्तन या अम्ल, यही सब आगे चलकर विज्ञान के बड़े विषयों की नींव बनाते हैं। परीक्षा में सफल होने के लिए सिर्फ उत्तर रटना काफी नहीं है। एकदम सही बात है, उसके पीछे का क्यों समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और सत्र खत्म करने से पहले मैं सभी सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। हाँ, जरूर बताइए। जरा सोचिए, हमारे आसपास की हर विशाल चीज, पहाड़, समुद्र और यहाँ तक कि खुद हमारा शरीर, इन्हीं अदृश्य परमाणुओं से बने हैं जिनके बारे में आज हमने इतनी चर्चा की। तो जब आप अगली बार पानी पिएं या एक गहरी सांस लें, तो याद रखें कि आप असल में अरबों खरबों परमाणुओं के साथ क्रिया कर रहे हैं। क्या कमाल का विचार है। सच में विज्ञान हमारे चारों तरफ है, बस उसे देखने का नजरिया चाहिए। तो चलिए, एक शिक्षक के नाते हम आप सभी को आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बिल्कुल, अपनी पढ़ाई जारी रखें और ऐसे ही हर चीज के पीछे का विज्ञान खोजते रहिए। इसी के साथ हम आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।